नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको विदित है कि विश्व के अनेक देशों के साथ साथ हमारे देश भारतवर्ष में भी कोरोना रूपी महामारी फैली हुई है, जिसके चलते हुए भारत सरकार ने देश में लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें और अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। यदि किसी अनिवार्य कार्य से बाहर जाना भी पड़ता है तो मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें और घर वापस आकर अपने हाथ अच्छे से साबुन से धोएं या सैनिटाइज़र से साफ़ करें। उसके बाद अपने कपड़ों को निकाल कर के गर्म पानी में डाल दें। उत्तर प्रदेश सरकार और मुजफ्फरनगर प्रशासन माननीय जिलाधिकारी महोदया तथा जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि आपको घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए। उसी के तहत मैं डॉक्टर त्रिवेंद्र कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, जवाहरलाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज रवापुर सटेडी, आपको ऑनलाइन जीव विज्ञान विषय के कुछ अध्यायों को पढ़ाऊंगा। प्यारे बच्चों, अब हम निषेचन के बाद की घटनाएं पढ़ेंगे और अंतरोपण इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा था कि अंडाशय से मुक्त होने के पश्चात, ओव्यूलेशन के पश्चात या अंडोत्सर्ग के पश्चात जो द्वितीयक अंडाणु है वो गति करता हुआ कहाँ पर आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है, जिसे कहते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, यानी कि तुम्बिका क्षेत्र, एम्पुला और इस्थमस संकीर्ण पथ का जो जंक्शन पॉइंट है जहाँ दोनों मिलते हैं, इस जंक्शन पॉइंट पर यह अंडाणु आ जाता है, द्वितीयक अंडक आ जाता है। द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण हो जाता है। शुक्राणु भी योनि के द्वारा गति करते हुए सर्विक्स से होते हुए, गर्भाशय से होते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं? यही एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर पहुँच जाते हैं। शुक्राणु भी कहाँ आ जाते हैं? यहीं पर आ जाते हैं और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। अब युग्मनज एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन तुम्बिका क्षेत्र संकीर्ण पथ संयोजन वाले क्षेत्र से यूटरस गर्भाशय की तरफ को बढ़ेगा। ये जो निषेचित अंडा है, जाइगोट है, ये इस जंक्शन वाले पॉइंट से, यहाँ से ये जो जंक्शन वाला पॉइंट है यहाँ से बढ़ेगा गर्भाशय की तरफ को, क्योंकि इसे गर्भाशय में ही अंतरोपित होना है। तो जब ये जाइगोट या युग्मनज गर्भाशय की तरफ को बढ़ता है तो इसमें समसूत्री विभाजन शुरू हो जाते हैं। पहले समसूत्री विभाजन से 2 कोशिकाएं, उसके बाद में अगले से 4, फिर 8, फिर 16। ये जो कोशिकाएं बनती हैं, इन कोशिकाओं को कहते हैं कोरक खंड। ब्लास्टोमियर्स। यानी कि जब ये निषेचित अंडा या जाइगोट युग्मनज इधर को बढ़ेगा, ऐसे यूटरस की तरफ को, इस एम्पुला और इस्थमस के संयोजन बिंदु, जॉइंट वाले पॉइंट से
जब ये गर्भाशय की तरफ को बढ़ेगा तो इसमें समसूत्री विभाजन माइटोसिस या विदलन क्लियावेश शुरू हो जाता है। और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसमें 2 कोशिकाएं, फिर 4, फिर 8, फिर 16, इस तरह से कोशिकाएं बनती जाती हैं। जब इसमें 8 या 16 कोशिकाएं बन जाती हैं तब इसे मोरूला या तूतक कहा जाता है। कितनी कोशिकाएं अवस्था को? 8 या 16 कोशिकीय अवस्था को तूतक या मोरूला कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें नंबर डाल रखे A, B, C, D, E, F, G। यहाँ पर क्योंकि जगह कम है तो हम नंबर डालकर ही दिखाएंगे। ये जो रचना है ये है A, ये वाली रचना। ये रचना B, ये वाली रचना, फिर C, फिर D, फिर E। यानी कि जब ये बढ़ेगा ऐसे ये रचनाएं जो है आती चली जाएंगी। यहाँ पर होगी E, और जब ये यहाँ आ जाएगा तब ये रचना होगी F। इस प्रकार से ये F। उसके बाद में ये बन जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट जो है गर्भाशय के अंत्य स्तर एंडोमेट्रियम से संलयित हो जाता है। जो गर्भाशय का अंत्य स्तर है इसके साथ संलयित हो जाता है। इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन या अंतरोपण। ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है इम्प्लांटेशन की। तो देखो इसमें बहुत ही सरल सी बात है, बिल्कुल सरल तरीके से इसे समझना है। निषेचन कहाँ हुआ? निषेचन की जगह क्या है? निषेचन की जगह है एम्पुला, तुम्बिका और इस्थमस, संकीर्ण पथ का जो जंक्शन पॉइंट है यहाँ पर निषेचन हुआ। कुछ लोग तुम्बिका में भी मानते हैं। सबसे ज़्यादा सही आंसर अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो तुम्बिका होगा। यहाँ से निषेचन के बाद जाइगोट बन जाता है। ये जाइगोट है बी। इस जाइगोट से सी स्ट्रक्चर बनेगी। ये इधर को खिसकता चला जाएगा गर्भाशय की तरफ को, क्योंकि इसे गर्भाशय में अंतर्रोपित होना है। ये सी समसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें कितनी कोशिकाएं बन गई? 2। फिर डी, 2 से 4 कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा। डी से ई 8 कोशिकाएं, मोरूला या तूतक बन गया। ये सभी विभाजन समसूत्री विभाजन है। इन्हें क्लियावेज या विदलन भी कहते हैं। तो यहाँ तक आते आते कौन सी अवस्था आ गई? मोरूला या तूतक। यहाँ अंडाणु था ये ए अवस्था, फिर युग्मनज बी अवस्था निषेचन की प्रक्रिया के बाद, फिर 2 कोशिकीय अवस्था सी, फिर 4 कोशिकीय अवस्था डी, फिर 8 कोशिकीय अवस्था ई। इस प्रकार से दिखाना है, चित्र में बनाकर दिखानी है। जब चित्र बनाओगे अपनी कॉपी में तो कॉपी में चित्र में ये अवस्थाएं इस ट्यूब में, इस नली में बनाकर दिखानी है। हम भी दिखाएंगे थोड़ी देर में, अभी केवल समझ लीजिए। तो इस तरह से ये यहाँ तक ई, फिर ये एफ, ये इसमें समसूत्री विभाजन होता रहता है। उसके बाद में जो रचना बनती है उसे कहते हैं कोरक पुटी, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। ये जो रचना है जी, इसका नाम क्या है? ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। इसमें सबसे बाहर की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं, जो कोरक खंड होते हैं ब्लास्टोमियर्स, उन्हें कहते हैं पोस्पोरक ट्रोफोब्लास्ट। जो अंदर की तरफ स्तर होता है उसे कहते हैं अंतर कोशिका समूह। इनर सेल मास।
ये रचना कहलाती है कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट। क्या है ये रचना? ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला कोरक पुटी। इसमें कुछ कोशिकाएं तो बाहर की तरफ विन्यासित हो जाती हैं, पोषकोरक। ये इम्प्लांटेशन या अंतरोपण में मदद करती है ये परत। इस जो ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुटी है, इसे गर्भाशय की दीवार में धंसने में मदद करती है, अंतरोपण में मदद करती है। और अंदर की जो ये कोशिकाएं हैं जो लाल रंग से दिखा रखी हैं, अंतर कोशिका समूह, ये कोशिकाएं भ्रूण का निर्माण करती हैं। जब ये ब्लास्टोसिस्ट जी, ये वाली रचना गर्भाशय का अंतः स्तर, ये जो दिखा रखा है गर्भाशय का अंतः स्तर है, इसके संपर्क में आती है तो गर्भाशय का अंतर स्तर इसे चारों तरफ से घेर लेता है। और ये जो कोरक पुटी है गर्भाशय के अंतः स्तर में धंस जाती है, इसे कहते हैं अंतरोपण या इम्प्लांटेशन। दूसरे बड़े चित्र की सहायता से इसे समझेंगे। अंतरोपण की प्रक्रिया को यह है अंडाशय, ओवरी, इससे अंडोत्सर्ग के द्वारा मुक्त होते हैं अंडाणु। अंडाणु ना कहकर इन्हें कहना चाहिए द्वितीयक अंडक, सेकेंडरी ओसाइट। ये मुक्त होता है यहाँ पर, जो हमने पिछले चित्र में ए से दर्शाया था वो मुक्त हो जाता है यहाँ पर। ये वाला क्षेत्र है तुम्बिका, एम्पुला। ये इसकी जो ल्यूमेन या अवकाशिका या गुहा होती है वो चौड़ी होती है, यहाँ पर संकीर्ण है, इसे कहते हैं इस्थमस, संकीर्ण पथ। इस्थमस, यहाँ इन दोनों का जॉइंट है, यहाँ पर ये इस्थमस और एम्पुला दोनों यहाँ पर जुड़ते हैं। तो यहाँ पर आकर के निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। शुक्राणु जो हैं वो निषेचन की प्रक्रिया कर देते हैं। ये शुक्राणु ये क्या कर देते हैं? निषेचन कर देते हैं, जिससे जाइगोट या युग्मनज
बन जाता है। जायगोट या युग्मनज बन जाता है इसमें। उस जायगोट में फिर जब ये जायगोट गर्भाशय की तरफ बढ़ता है इस तरह से, तो विभाजन शुरू हो जाते हैं। एक कोशिका से दो कोशिकाएं, दो कोशिकाओं से चार कोशिकाएं, चार कोशिकाओं से 8 कोशिकाएं, ये मोरूला बन जाता है। यहाँ पर ये क्या बन जाता है? मोरूला या तूतक बन जाता है। ए बी, पिछले चित्र में जो दिखाए थे, सी डी ई, ये गर्भाशय गुहा में आ जाता है। फिर और इससे बन जाती है ब्लास्टोसिस्ट, जो एंडोमेट्रियम के संपर्क में आ जाती है। ये ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुटी जो आ जाती है किसके संपर्क में? गर्भाशय के अंतः स्तर या एंडोमेट्रियम के संपर्क में आ जाती है। गर्भाशय का अंतः स्तर इसे चारों ओर से घेर लेगा धीरे धीरे, और यह उसके अंदर धंस जाएगी। इस प्रक्रिया को कहते हैं अंतर्रोपण। तो इस प्रकार से आप इस चित्र में सारी प्रक्रिया देख सकते हैं। अंडोत्सर्ग से अंडाणु मुक्त हुआ, यहाँ निषेचन से जायगोट बना, जायगोट में समसूत्री विभाजन या विदलन से 2 कोशिकाएं, फिर 4, फिर 8 कोशिका वाला तूतक या मोरूला बना। मोरूला से फिर आगे विभाजन हुआ और ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला बना। यह ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला गर्भाशय के अंतः स्तर में धंस जाता है और ये अंतः स्तर इसे फिर घेर लेता है। इसे कहते हैं गर्भाशय के अंदर कोरक पुटी या भ्रूण का अंतरोपण, इम्प्लांटेशन। प्यारे बच्चों, अब हम कक्षा 12 जीव विज्ञान पाठ 3 मानव जनन में पढ़ेंगे सहगर्भता, प्रेगनेंसी तथा भ्रूणीय परिवर्धन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। भ्रूण का अंतरोपण पढ़ा था पिछले लेक्चर में आपने। भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात जो ब्लास्टोसिस्ट की अंतरोपण का क्या मतलब था? भ्रूण का गर्भाशय के अंतः स्तर में प्रवेश कर जाना, धंस जाना, वो कहलाता है भ्रूण का अंतरोपण। भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट की बाहर वाली कोशिकाएं, जिन्हें हमने कहा था कोषकोरक या ट्रोफोब्लास्ट, इन कोशिकाओं से उंगली जैसे प्रवर्ध निकलते हैं। उंगली जैसे प्रवर्ध, उभार, जिन्हें कहते हैं कोरियोनिक विलाई, जरायु अंकुरक। जब भ्रूण गर्भाशय के अंतः स्तर में अंतरोपित हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, तो भ्रूण
यानी कि ब्लास्टोसिस्ट कोरक पुटी, उसकी कोशिकाओं का जो बाहरी स्तर होता है पोस्कोरक ट्रोफोब्लास्ट, उन कोशिकाओं से उंगली जैसे उभार या प्रवर्ध निकलते हैं, जिन्हें कोरियोनिक विलाई या जरायु अंकुरक कहते हैं। ये जरायु अंकुरक गर्भाशयी ऊतक तथा मातृ रक्त से आच्छादित होते हैं। किस से? गर्भाशयी ऊतक व मातृ रक्त मैटरनल ब्लड से आच्छादित रहते हैं। जरायु अंकुरक कोरियोनिक विलाई तथा गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरा अंगुली युक्त इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं। इंटरडिजिटेटेड मतलब क्या है? जो गर्भाशय का ऊतक ब्लास्टोसिस्ट के चारों ओर है, उससे भी इस तरह की उंगली जैसे प्रोजेक्शन उभार निकलते हैं, और जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट के ट्रोफोब्लास्ट से भी ऐसे उंगली जैसे प्रवर्ध निकलते हैं। ये प्रवर्ध आपस में इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं इस तरह से। गर्भाशय की दीवार से गर्भाशय के अंत्य स्तर में इस तरह के प्रवर्ध जो गर्भाशय का ऊतक है उससे ऐसे प्रवर्ध निकलते हैं, और जो ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट है उससे ऐसे जरायु अंकुरक। तो ये जरायु अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक के जो रसांकुर हैं ये आपस में इस प्रकार से फंस जाते हैं, अंतरा उंगली युक्त इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं, और दोनों मिलकर के संयुक्त रूप से माता के ऊतक तथा भ्रूण के बीच में एक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई गठित करते हैं। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का निर्माण हो जाता है। इस इकाई को कहते हैं अपरा या प्लेसेंटा। अपरा या प्लेसेंटा। देखो ये ऊपर की तरफ गर्भाशय का ऊतक है, गर्भाशयी ऊतक। ये नीचे की तरफ ट्रोफोब्लास्ट। पोष स्तर ब्लास्टोसिस्ट का, इससे निकली हुई है कोरियोनिक विलाई। जरायु अंकुरक। तो गर्भाशय का जो ऊतक है उससे भी ऐसे उंगली जैसे प्रवर्ध निकलते हैं ये, और जो ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट परत है उससे ये उंगली जैसे प्रवर्ध निकलते हैं। ये दोनों के प्रवर्ध आपस में इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं, अंतरा उंगली युक्त
हो जाते हैं। इस प्रकार से एक दूसरे के साथ में ये फंस जाते हैं और माता तथा भ्रूण के बीच एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का गठन करते हैं जिसे अप्रा या प्लेसेंटा कहा जाता है। यहाँ पर ये क्या बन गया? ये बन गया अप्रा या प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का कार्य क्या है, इसे हम एक चित्र के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से ये भ्रूण है, ये कोरियोनिक विलाई हैं, यानी कि जरायु अंकुरक। कोरियोनिक विलाई। और ये जो उभार हैं काले वाले, ये गर्भाशय ऊतक के उभार हैं। इन्हें कहते हैं अपरा रसांकुर। प्लेसेंटल विलाई या प्लेसेंटा विलाई। ये दोनों विलाई आपस में इस तरह से इंटरडिजिटेटेड हो जाती हैं और ये जो रचना बनती है, इस रचना को कहते हैं अपरा या प्लेसेंटा। इस अपरा का क्या फायदा है? इसके माध्यम से भ्रूण को पोषक तत्व, ऑक्सीजन व कुछ एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी प्राप्त होती हैं, जैसे IgG। इस अपरा के माध्यम से ये भ्रूण है, भ्रूण एम्ब्रियो, ये प्लेसेंटा से नाभि रज्जु के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। यह है नाभि रज्जु, अम्बिलिकल कॉर्ड। यहाँ पर जो गर्भाशय गिरवा वाला भाग होता है, इसमें म्यूकस का एक प्लग होता है, श्लेष्मल प्लग। म्यूकस प्लग।
तो ये रचना जो बनी ये क्या है, अपरा या प्लेसेंटा है। ये भ्रूण नाभि रज्जु के द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है और माता के रक्त से पोषक तत्व, ऑक्सीजन तथा एंटीबॉडीज में मुख्यतः आईजीजी प्राप्त करता रहता है। इसका भ्रूण का रक्त कभी भी माता के रक्त के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, सीधा संपर्क रक्त का कभी भी नहीं होता है। अपरा के माध्यम से ही भ्रूण अपने उत्सर्जी पदार्थ और CO2 मुक्त करता रहता है। उत्सर्जी पदार्थ और CO2 भ्रूण किसके माध्यम से मुक्त करेगा, अपरा के ही माध्यम से मुक्त करेगा। तो अपरा का पहला लाभ है, अपरा वो माध्यम है जिसके द्वारा शिशु या भ्रूण पोषक तत्व प्राप्त करता है, ऑक्सीजन प्राप्त करता है, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी जैसे आईजीजी ये प्राप्त करता है तथा इसके द्वारा ही अपना उत्सर्जन करता है और CO2 गैस को छोड़ता है। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं किस प्रकार से अपरा है, नाभि रज्जु है और भ्रूण जो है वो अपरा के साथ नाभि रज्जु के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। अपरा या प्लेसेंटा एक अंतःस्रावी ऊतक की भांति भी कार्य करता है। अपरा या प्लेसेंटा एक अंतःस्रावी एंडोक्राइन ऊतक की भांति काम करता है। एक काम तो देख लिया था अपरा का, भ्रूण को पोषक तत्व, ऑक्सीजन, प्रतिरक्षी प्रदान करना, उसके उत्सर्जन और CO2 के बाहर निकलने में सहायता करना। इसके अलावा यह अंतःस्रावी ऊतक का काम करता है, कुछ हार्मोन्स बनाता है जैसे HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स। इसके अलावा HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसके अलावा एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरोन। यह हार्मोन बनाता है अपरा, HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा ओवरी से सहगर्भता के समय एक हार्मोन स्रावित होता है ओवरी या अंडाशय से, जिसे कहते हैं रिलैक्सिन। इनमें 3 हार्मोन ऐसे हैं जो केवल सहगर्भता या प्रेगनेंसी के समय ही स्रावित होते हैं, HCG, HPL और रिलैक्सिन। इसके अलावा अन्य कई हार्मोन्स का स्तर भी प्रेगनेंसी या सहगर्भता के दौरान बढ़ जाता है, जैसे कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन। इन हार्मोन्स का लेवल भी, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन का लेवल भी सहगर्भता या प्रेगनेंसी के समय बढ़ जाता है। ये सभी हार्मोन्स मिलकर के भ्रूण के विकास को प्रेरित करते हैं।
इसके अलावा माता की उपापचयी क्रियाओं की दर में परिवर्तन करते हैं और सहगर्भता या प्रेगनेंसी की स्थिति को बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार से हमने सहगर्भता प्रेगनेंसी के अंतर्गत अभी तक अपरा का निर्माण पढ़ा और ये देखा कि अपरा भ्रूण को पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन और प्रतिरक्षी आईजीजी प्रदान करता है तथा भ्रूण के उत्सर्जन तथा CO2 के निष्कासन में सहायता करता है। इसके अलावा अपरा एक अंत्यस्रावी ऊतक एंडोक्राइन टिश्यू का भी काम करता है और ये कई हार्मोन्स बनाता है जैसे HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। सहगर्भता प्रेगनेंसी की अवस्था में ओवरी से रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इसके अलावा कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाता है। ये सभी हार्मोन सामूहिक रूप से भ्रूणीय परिवर्धन के लिए जरूरी हैं, माता की उपापचय की दर में परिवर्तन करते हैं तथा सहगर्भता की स्थिति को बनाए रखते हैं। इससे बाद में हम पढ़ेंगे भ्रूणीय परिवर्धन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।